हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज़ हमारी काफ़ी टाइम से चल रही है, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक, ठीक है। और एग्ज़ाम आप जानते हैं 2025 जुलाई में होने वाला है। कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, क्या क्या चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, पैटर्न में, सारी चीज़ें मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था। तो अगर आप जानना चाहते हैं नोटिफिकेशन से रिलेटेड और एग्ज़ाम कब होगा, किस तरीके से होगा, क्या क्या चेंजेस हैं, उस सब को जानने के लिए आप कल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हर क्लास की तरह हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए चलेंगे। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी नोट्स के लिए पेमेंट कर दिया है ना, आप सभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। मैंने आपको बोला भी था, जिस दिन आप पेमेंट करते हैं सेम डे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें वर्क करना रहता है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाते हुए चलना है। नोट्स आपको डेफिनेटली उसी दिन मिलेगा जिस दिन आप नोट्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, सीटेट का पेड नोट्स आप सभी के लिए अवेलेबल है बहुत ही कम प्राइस पर। अभी आपको ये मिल रहा है। पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स दोनों का आपको मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको जो ये नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू नोट्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं ना नोट्स के रिगार्डिंग, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैंने सारे रिव्यूज़ भेजे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है। अब देखिए, यहाँ पर जीन पियाजे की बात हो रही है, ठीक है। और आप जानते हैं जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था। आप कहेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी दी थी जीन पियाजे ने। अब मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार आपसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे की थ्योरी निम्नलिखित में से कौन सी है। ऐसे ही आपकी वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम हो गया, कोहलबर्ग की थ्योरी का नाम हो गया, तो इनके नॉर्मली आपको थ्योरी का नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल आपसे पूछा है कि पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है पुनर्बलन और सजा, दूसरा दिया है विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन, तीसरा दिया है अवलोकन और अनुकरण, और चौथा दिया है भाषात्मक विकास जो सामाजिक अंतःक्रिया को सुसाध्य करता है। तो देखिए, पियाजे इसमें से एक ही चीज़ की बात करते हैं, वो बात करते हैं विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं, सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। अब सक्रिय अधिगमकर्ता का मतलब होता है फ्रेंड्स, बच्चे ऐसे होते हैं जो हर चीज़ को सीखने के लिए एकदम रेडी रहते हैं, तत्पर रहते हैं, एकदम सक्रिय होते हैं, हर काम को करने में वो मन लगाकर जो है बैठते हैं। सक्रिय कहने का मतलब है कि बच्चा एक्टिव है, उसकी रुचि है चीज़ों को करने में, ठीक है। तो जीन पियाजे यही कहते हैं कि बच्चे क्या हैं, एक्टिव होते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं और सक्रिय रूप से चीज़ों की खोजबीन भी कर सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी पुनर्बलन, अनुकरण और भाषा, इसकी बात जीन पियाजे नहीं करते, ठीक है। ये जो भाषात्मक विकास है, इसकी बात करते हैं कौन, लेव वाइगोत्स्की। अभी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया जाता। अब देखिए, सबसे पहले लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी थ्योरी का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थियोरी किसकी है, लेव वाइगोत्स्की की है, ठीक है। तो इनके विचारों पर आधारित कह रहा है सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया जाता है। पहला है परीक्षा के लिए अधिगम का, रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन का, संकल्पनात्मक समझ का, या अनुभवात्मक अधिगम का। तो देखिए, ये ना 3 चीज़ों का समर्थन करते हैं। वो क्या क्या हैं, ध्यान से सुनिए। रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन, इसका समर्थन किया जाता है। संकल्पनात्मक समझ का भी समर्थन है और अनुभवात्मक अधिगम का भी समर्थन है। लेकिन परीक्षा के लिए आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, इस चीज़ का समर्थन नहीं किया जाता है। दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि समर्थन किस चीज़ का नहीं किया जाता,
तो आप कहेंगे परीक्षा के लिए अधिगम का समर्थन इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, ये कहते हैं कि बच्चों को आप संकल्पनात्मक समझ दें, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं इस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चों को समझ में भी आना चाहिए, और बच्चों के जो अनुभव हैं उनको भी महत्व देना है। और ये कहते हैं कि बच्चे रचनात्मक होते हैं, नई नई चीज़ों को करने की उनमें रुचि होती है। ठीक है, और उनमें विवेचनात्मक चिंतन भी विकसित किया जाना चाहिए, यानी कि अगर बच्चे के सामने कोई एक प्रॉब्लम आई है तो उसके बारे में वो डीपली स्टडी कर सके, समझ सके कि आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से आई, इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये चीज़ें। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका ले वाइगोत्स्की से रिलेटेड पूछा हुआ है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है, बताइए। पहला है सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा, दूसरा है निष्क्रिय होकर, तीसरा है उद्दीपन द्वारा, चौथा है पुनर्बलन द्वारा। अब आप लोगों ने अगर प्रीवियस क्वेश्चन में ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको बताया था इनकी थ्योरी का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, और एक ऑप्शन में सामाजिक लिखा हुआ है। मैं आपको तुक्का लगाने की ट्रिक बता रही हूँ फ्रेंड्स। अब ये तुक्का भी वही लोग लगा पाएंगे जिन्हें थ्योरी का नाम पता होगा। अगर आपको थ्योरी का नाम पता है तो उस थ्योरी में से सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, आपको पता है कि समाज की बात ये करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया की ये बात करते हैं। ये कहते हैं कि बच्चा समाज में एक दूसरे के साथ जब बातचीत करेगा, इंटरेक्शन करेगा, तब जाकर चीज़ों को वो सीखेगा। तो बच्चों को समाज में छोड़ दो, सोसाइटी में छोड़ दो। सोसाइटी में बच्चे एक दूसरे के साथ खुद से बातचीत करेंगे और चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाएंगे, ऐसा कहते हैं लेव वाइगोत्स्की। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, निष्क्रिय हो गया, पुनर्बलन है, उद्दीपन है, इन चीज़ों की बात ये नहीं करते हैं। और एक चीज़ वाइगोत्स्की से रिलेटेड जो कि मैं आपको ट्रिक के थ्रू बताना चाहूँगी, आप याद रखेंगे। लेव वाइगोत्स्की इन 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वो 3 चीज़ें हैं आपकी SCL। SCL का मतलब क्या होता है, ये तो ट्रिक हो गई, आपने याद कर लिया। S मतलब होता है सोसाइटी यानी कि कल्चर, S मतलब होता है सोसाइटी यानी कि समाज, C होता है कल्चर यानी कि संस्कृति, और L होता है लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो इन 3 चीज़ों को जो सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं वो है लेव वाइगोत्स्की। ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से किस चीज़ को पियाजे महत्व नहीं देते, और वहाँ पर इनमें से एक चीज़ आई होगी। तो आप याद रखेंगे कि इन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ लेव वाइगोत्स्की महत्व देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जो कि आया है लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी से। लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी है उसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किसमें सही वर्णित है, किसमें सही तरीके से वर्णित किया गया है, ये आपको बताना है। पहला है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, दूसरा है मित्रों और संबंधियों का स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना, थर्ड है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो, एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्वयं के लिए कानून और नियमों को उचित ठहराना। यहाँ पर बात हो रही है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण, ये किस चीज़ में सही तरीके से वर्णित है। तो ये वर्णित है फ्रेंड्स आपका अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो। सार्वभौमिक कह रहा है, सार्वभौमिक मतलब होता है यूनिवर्सल, जो सभी के लिए मान्य हो। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है। प्रगतिशील शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहती है बच्चों से, ये कहती है कि बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं। इसमें भी यही कहा जाता है कि बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, नई नई चीज़ों की खोज वो खुद से कर सकते हैं। उनको मौका दिया जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो नई नई चीज़ों की खोज कर सकें। और ये कहते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, बस मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लेकर, तो अब आप अपने आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे। पहला ऑप्शन है ईश्वर ने उन्हें जन्म से उच्च नैतिकता और नीति प्रदान की है। जी नहीं, ऐसा इसमें नहीं कहा जाता। बच्चे कोरी स्लेट यानी कि रिक्त स्लेट, जिसको हम कहते हैं एकदम खाली बर्तन है, ऐसा प्रगतिशील शिक्षा में नहीं कहा जाता। ठीक है,
लघु वयस्क हैं जिनकी सोचने समझने की शक्ति वयस्क से कम है, ऐसा नहीं होता है। सोचते बच्चे भी हैं और वयस्क भी हैं, बस सोचने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। एक वयस्क व्यक्ति जो है अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा, वहीं एक छोटा बच्चा अपने टॉयज़ के बारे में सोचेगा, लेकिन सोचते दोनों हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फोर्थ है, देखिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में यही कहा जाता है कि बच्चे जिज्ञासु प्राणी हैं और अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। बस यही चीज़ कहती है प्रगतिशील शिक्षा, कि बच्चे क्या हैं, एकदम जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ को जानने की उनमें इच्छा होती है, अपने आसपास की चीज़ों की खोज कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को बना सकते हैं, और करके सीखना ये उनके अंदर गुण होता है। करके सीखना मतलब बच्चे चाहते हैं कि कोई भी एक्टिविटी हम खुद से करके सीखें। लेक्चर सुनने से ज़्यादा काम को करना उन्हें पसंद होता है। ठीक है, बस तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हार्वर्ड गार्डनर ने सिद्धांत दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। नाम याद रखना है सबसे पहले, बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने। इसमें उन्होंने कहा था बुद्धि के प्रकार के बारे में वहाँ बताया था, और इन्होंने बोला कि बुद्धि के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार की बुद्धि की बात किसने करी है? आप कहेंगे हार्वर्ड गार्डनर ने करी है। दैट्स इट। अब आपसे पूछा है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से बुद्धि का सही प्रकार इनमें से कौन सा है, ये बताना है। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सही नहीं है और एक ही ऐसा है जो बिल्कुल सही है। तो अगर आपको 8 प्रकार की बुद्धि के नाम याद हैं तो आप इस आंसर को इजीली कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपने नोट्स लिया है तो वहाँ पर आपको प्रॉपरली मैनर में सारी चीज़ें मैंने दी हुई हैं, आप उन्हें अच्छे से लर्न करिएगा। टू द सिलेबस चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नोट्स में आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि नोट्स के अंदर से भी हम कुछ इंपॉर्टेंट उठा करके याद करें और बाकी का रहने दें, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोट्स ऑलरेडी लिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, नोट्स में से आप एक भी लाइन मिस ना करें, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट्स में लिखी हैं और आपका पूरा सिलेबस कवर अप करवाया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। चिकित्सक, जीव विज्ञानी, वाद्य यंत्र विशेषज्ञ, कसरती, रचनात्मक, अभिव्यक्तशील, व्यावहारिक, विश्लेषक, रचनात्मक, अंतर्वैयक्तिक, प्रकृतिवादी एंड शारीरिक रूप से क्रियाशील। तो देखिए, इनमें से फोर्थ ऑप्शन ऐसा है जिसमें सभी प्रकार की बुद्धि की बात हार्वर्ड गार्डनर करते हैं। एक तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, दूसरी प्रकृतिवादी बुद्धि, और तीसरा शारीरिक रूप से क्रियाशील। ठीक है, तो इन 3 प्रकार की बुद्धि की बात हार्वर्ड गार्डनर ने करी है। दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लेव वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, ये 3 चीज़ों को महत्व देते हैं। SCL, L क्या है? भाषा ही है, लैंग्वेज। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर कि इनके परिप्रेक्ष्य में भाषा आपको बताना है संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, या संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक है, या संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती ही नहीं है, या फिर संज्ञानात्मक विकास से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ये संज्ञानात्मक विकास है क्या? संज्ञानात्मक विकास मतलब होता है आपके दिमाग का विकास। जहाँ भी आपको संज्ञानात्मक शब्द दिखे, संज्ञान लिखा हुआ मिले, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निशन। ठीक है, जहाँ भी आपको कॉग्निशन दिख रहा है, इसका मतलब है सीधा आपके दिमाग से रिलेटेड चीज़ें हैं। आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, इसी को हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, यानी कि आपके मस्तिष्क का विकास। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग भाषा क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट है, महत्व देते हैं वो, इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि ये बाधा उत्पन्न करती है, बिल्कुल भी नहीं। और ये हमारे दिमाग को प्रभावित ही नहीं करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, जी नहीं, बल्कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में ये हेल्प करती है, सुसहायक है। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं अपने मस्तिष्क के थ्रू, तो वहाँ पर भाषा आपको हेल्प करेगी, ऐसा मानना है लेव वाइगोत्स्की का। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे आप अपने मस्तिष्क में कोई भी चीज़, कोई भी थॉट ला रहे हैं, आपके मस्तिष्क में वो थॉट एक भाषा के माध्यम से ही आएगा, एक लैंग्वेज के थ्रू ही आएगा। अगर आपको लैंग्वेज आए ही ना,
ठीक है। वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, कन्नड़, कोई भी A to Z। अगर आपको भाषा बोलनी ही नहीं आती है तो आप अपने दिमाग में कोई भी थॉट ला ही नहीं पाएंगे। थॉट अगर चल रहा है तो भाषा भी आनी चाहिए। तो भाषा आपको हेल्प करती है आपका दिमाग का विकास करने में। बस इतना सा आपको समझना है, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। ये किस चीज़ के थ्रू हो रहा है? ये लैंग्वेज के थ्रू ही तो हो रहा है, क्योंकि वो लैंग्वेज आप भी जानते हैं जिस लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सिंपल सी चीज़ है। तो ऐसा ले वाइगोत्स्की का कहना है, जो कि बिल्कुल सही है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सह शैक्षिक कक्षा में अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जेंडर रूढ़िबद्धता को पुनर्बलित करेगा। देखिए, जेंडर रूढ़िबद्धता मतलब होता है कुछ ऐसी अवधारणाएं जो पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पर अभी भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए। जेंडर रूढ़िबद्धता मतलब होता है जैसे अगर आप पुराने ज़माने की बात करें, वहाँ पर लड़के लड़कियों में भेदभाव होता था, ये आप जानते ही हैं। सारा काम घर का लड़कियों से करवाया जाता था, लड़कों को ऑफिस भेजा जाता था। तो वो जो धारणा थी पुराने टाइम की, उसी को हम कहते हैं जेंडर रूढ़िबद्धता, क्योंकि जेंडर के बेसिस पर, जेंडर क्या होता है? मेल फीमेल, है ना। तो जेंडर के बेसिस पर उनके काम को डिवाइड कर दिया जाता था, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था भले ही, लेकिन उस टाइम पर वो प्रथा चली आ रही थी। तो उसी को हम कहते हैं जेंडर रूढ़िबद्धता, ठीक है। तो एक शिक्षक को, यानी कि अगर आप टीचर बन जाते हैं तो आपको कैसा व्यवहार बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए जिससे कि जेंडर रूढ़िबद्धता प्रदर्शित हो, ये आपसे पूछा है। पहला है, एक समान लिंग के समूह बनाना तथा लड़के और लड़कियों को पृथक पृथक अधिगम कार्य देना, महिलाओं और पुरुषों को सामाजिक चलन के विपरीत भूमिकाओं में दर्शाना। ये तो बिल्कुल सही है। महिलाएं और पुरुष, इन जो सामाजिक चलन है पुराने ज़माने से चला आ रहा है, उसकी विपरीत भूमिकाओं में आप दर्शा रहे हैं। यानी कि आप कुछ ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं जहाँ पर जो मेल है वो घर में खाना बना रहे हैं और जो फीमेल हैं वो बाहर जाकर ऑफिस का काम कर रही हैं। ऐसा करना बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है, जेंडर एक सामाजिक निमित्त है, इस पर चर्चा करना चाहिए। बिल्कुल, जेंडर के बारे में तो चर्चा करनी ही चाहिए, ताकि एटलीस्ट बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें ना आए कि जो मम्मी हैं वो घर का ही काम करेंगी, मम्मी घर का काम करने के लिए बनी हैं, पापा पैसे कमाने के लिए बने हैं, वो बाहर जाएंगे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों के दिमाग में नहीं आना चाहिए। इसीलिए जेंडर के ऊपर चर्चा करनी चाहिए और जेंडर समतुल्यता वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है। जेंडर समतुल्यता मतलब होता है आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जहाँ पर जेंडर में भेदभाव ना हो प्रदर्शित। जैसे आप स्कूल में देखते होंगे कई जगह यूज़ किया जाता है, कहते हैं ना कि हमारे स्कूल में चेयरमैन आए हैं। चेयरमैन, स्कूल के चेयरमैन की जगह आपको यूज़ करना है चेयरपर्सन, क्योंकि चेयरमैन ही क्यों, चेयर वुमेन भी तो हो सकती है ना। तो आप चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन यूज़ कीजिए, क्योंकि इस पर्सन वर्ड में मेल और फीमेल, मैन एंड वुमेन दोनों आ जाएंगी। सेम ऐसे ही कैमरा मैन, आपने सुना होगा, क्या कैमरा वुमेन नहीं हो सकती? हो सकती है ना। तो इसीलिए कैमरा मैन की जगह आज से आप जो वर्ड है वो यूज़ करेंगे, वो है आपका कैमरा पर्सन, ठीक है। आज से आप लोग भी इन्हीं वर्ड का यूज़ कीजिए ताकि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें जेंडर समतुल्यता आए, ठीक है। यानी कि सभी को एक समान रूप से आपने देखना है, उसी तरीके से लैंग्वेज भी यूज़ करनी है। आपको बोलना है कैमरा पर्सन, क्योंकि कैमरा मैन भी हो सकता है उसमें और वुमेन भी हो सकती है। बस इतनी सी चीज़ है। तो जेंडर समतुल्यता वाली भाषा का प्रयोग करना भी एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर कह रहा है कि एक समान लिंग के आप समूह बना देंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, स्कूल में बच्चों के अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं। एक ग्रुप ऐसा बना रहे हैं जहाँ पर सिर्फ आपने मेल कैंडिडेट को लिया है और एक ग्रुप बना रहे हैं जहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को लिया है, और साथ में लड़के और लड़कियों को पृथक पृथक अलग अलग रूप से काम दे रहे हैं। लड़कों को अलग काम दिया जा रहा है, लड़कियों को अलग काम दिया जा रहा है। तो ये सीधा सीधा आपका क्या हो रहा है, जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा है ना, कि मेल अलग हैं और फीमेल अलग हैं। जबकि अगर आप स्कूल में चले गए हैं तो वहाँ पर मेल फीमेल नहीं देखा जाता, वहाँ पर एज ए स्टूडेंट आपको देखा जाना चाहिए, ठीक। तो इसीलिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही हमारा जेंडर रूढ़िबद्धता को पुनर्बलित कर रहा है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे हम कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, इसके द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण या विधियां प्रस्तावित की गई हैं, बताइए। कुछ फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सीटेट में, जो आप लर्न कर लीजिएगा। नोट्स में आपको एक पेज फुल फॉर्म का ही मिलेगा मेरे नोट्स में, वहाँ से आप सारे फुल फॉर्म लर्न कर लें, क्योंकि उससे बाहर कोई भी फुल फॉर्म आपका नहीं पूछा जाता। जैसे NEP पूछा जाता है, आप कहेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। तो इनके द्वारा कौन सा उपकरण या विधियां प्रस्तावित की गई हैं, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी विधियों की ये बात करते हैं। भूमिका अदा करना यानी कि रोल प्ले करना, इसकी बात तो ये करते हैं, ये कहते हैं कि बच्चों को अलग अलग कैरेक्टर का रोल प्ले करना चाहिए ताकि बच्चों के मन से हेजिटेशन दूर हो, ठीक है। समूह में कार्य करना, जी हाँ, इस चीज़ को भी ये बढ़ावा देते हैं। ये कहते हैं कि बच्चे ग्रुप में एक्टिविटीज़ करें, ग्रुप में एक्टिविटी करेंगे तो उनके मन की हेजिटेशन भी दूर होगी और उनका फ्रेंड सर्कल बनेगा, और 4 लोगों के बीच में कैसे बात करनी है वो भी वो सीखेंगे। तो इसीलिए ग्रुप एक्टिविटी को ये प्रमोट करते हैं। पोर्टफोलियो की भी ये बात करते हैं और परियोजना वर्क की भी ये बात करते हैं। परियोजना वर्क मतलब होता है प्रोजेक्ट वर्क देना बच्चों को। जैसे एक प्रोजेक्ट कुछ भी है, एक ग्रुप बना करके सभी बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, तो ये भी बेटर होता है, क्योंकि बच्चे मिलजुल कर काम करते हैं तो समूह की भावना उनमें पैदा होती है। पोर्टफोलियो बनाना, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो पोर्टफोलियो वर्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ CDP में ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसको हम थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पोर्टफोलियो होता है ना, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज होता है, जो कि स्कूल में हर बच्चे का अलग अलग बनता है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि स्कूल में आपका एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जिस डॉक्यूमेंट में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फीड करी जाती है, नोट डाउन करी जाती है, ठीक है। जिस दिन आपने स्कूल में एडमिशन लिया तब से लेकर जब तक आप उस स्कूल में पढ़ रहे हैं तब तक आपके हर दिन की एक्टिविटी, आपका बिहेवियर, आप लोगों के साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं, आपका स्कूल में बिहेवियर कैसा है, आप कोई भी फंक्शन हो रहा है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, A to Z सारी चीज़ें आपके बारे में उस फाइल में नोट डाउन करी जाती हैं। अब आखिर ऐसा किया क्यों जाता है, तो देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि टीचर जो हैं एक प्रेडिक्शन लगा सकें कि आगे फ्यूचर में आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, आप क्या बन सकते हैं। इसकी भविष्यवाणी, इसकी प्रेडिक्शन टीचर कर सकते हैं इसी डॉक्यूमेंट के थ्रू, पोर्टफोलियो के थ्रू, क्योंकि उसमें आपकी सारी पूरे दिन भर की एक्टिविटीज़ नोट डाउन करी जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक पोर्टफोलियो है जो हर बच्चे का अलग अलग बनता है, ये आपको याद रखना है। तो इस चीज़ को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रमोट करती है। तो हम कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा, ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, जो कि हमको 4th ऑप्शन में दिया है A, B, C और D। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्लास पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास में आप कितना स्कोर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मातृभाषा, इंग्लिश में हम इसको मदर टंग कहते हैं। अब ये जो मदर टंग होती है ना, हर बच्चे की अलग अलग होती है। कैसे होती है, देखिए, मातृभाषा को हम बच्चे की पहली भाषा भी कहते हैं, यानी कि जन्म के बाद जो फर्स्ट लैंग्वेज बोलना बच्चा सीखता है उसे हम बच्चे की मदर टंग यानी कि मातृभाषा कहते हैं। अब ये हर बच्चे की अलग अलग हो सकती है। अब कोई बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट में पैदा हुआ है और वहाँ पर उसकी मदर टंग इंग्लिश होगी, क्योंकि इंग्लिश में ही घर पे बातचीत हो रही है, और जब बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज सुना उसने और उसी को उसने बोलना सीखा। तो ये हर बच्चे की अलग अलग हो सकती है। अब अगर कोई, क्योंकि देखिए स्कूल के अंदर तो अलग अलग जगह से लोग आते हैं, है ना, हर बच्चे का घर का माहौल अलग होता है, हर किसी के घर की भाषा अलग हो सकती है। तो अगर बच्चा स्कूल में अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है तो एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए, ध्यान रखिएगा, एज अ टीचर आपको बच्चे की मातृभाषा को प्रमोट करना है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कहना है कि आप अपनी मातृभाषा में बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोलना है। बच्चों से कहना है आपकी जो भी मातृभाषा है आप बात करिए। इससे क्या होगा ना, बच्चे सभी की अलग अलग लैंग्वेजेस को सुनेंगे और धीरे धीरे सभी लैंग्वेजेस को वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन यही है कि मातृभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
पहला है स्कूल को सारी कक्षाओं में केवल एक मानक भाषा का प्रयोग निर्धारित करना चाहिए। जी नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज सेट नहीं करनी है बच्चों के लिए। बच्चों को उनकी मातृभाषा में बोलने का मौका देना चाहिए, इसीलिए ये बाहर हो जाएगा। दूसरा है स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की संस्कृति अपनानी चाहिए। देखा, मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया ना, तो आप आंसर खुद से निकाल पा रहे हैं। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है हर बच्चे की भाषा का आप सम्मान करेंगे और उनकी संस्कृति को भी अपनाएंगे, तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी स्कूल को सभी स्तर पर अंग्रेजी में ही बात करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति को हतोत्साहित करना, मतलब आप कह रहे हैं कि आप अपनी मातृभाषा में बात नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन आपको दिया है कि एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को प्रधानता देते हुए एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, अच्छी सी शिक्षा देना चाह रहे हैं, तो उनके समाज और संस्कृति को भी आपने सम्मान देना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। कारण दिया है कि विद्यालयों को एक संरचित एकरूप पाठ्यक्रम का अनुसरण करना चाहिए और कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर गौर नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर नेगेटिव हो गया कि कक्षा में आप वैयक्तिक विभिन्नता पर गौर नहीं कर रहे हैं, मतलब फोकस नहीं कर रहे हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है। क्योंकि देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब क्या होता है कि हर बच्चे के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। हर एक बच्चा हर एक दूसरे बच्चे से अलग होता है, हर किसी की एबिलिटी अलग होती है, इंटरेस्ट अलग होता है ना। तो हर बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन देनी है, लेकिन ये कह रहा है कि उस पर आप गौर ही नहीं करेंगे, तो ये हो गया आपका नेगेटिव चीज़। तो हम कहेंगे कारण यहाँ पर गलत है, लेकिन कथन बिल्कुल सही है, जो कि हमको दिया है ऑप्शन ये रहा थर्ड पे। ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है, यानी कि कथन सही है और कारण यहाँ पर बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा छोटा फॉन्ट दिख रहा होगा आपको। ये सिर्फ 3-4 ही क्वेश्चन है जो कि छोटे फॉन्ट में हैं, तो आप एडजस्ट करते हुए चलिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए ये मैंने लिए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं होता है। देखिए, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो वोम टू टोम्ब चलता है, गर्भ से कब्र तक चलता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, जब आपका जन्म होता है तब से लेकर जब तक आप इस अर्थ पे जीवित हैं, तब तक आप हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हैं, ठीक है। हर अलग अलग तरीके से आपका डेवलपमेंट होता है। आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, बिहेवियरल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो हर तरीके के जो डेवलपमेंट हैं वो जन्म से लेकर आपके पृथ्वी पर जीवित रहने तक चलते रहते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो विकास है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, पूरा लाइफ टाइम वो चलती है, वोम से टोम तक, ठीक है, इसका अंत नहीं होता है। तो ये जो सेंटेंस है ये विकास के कौन से सिद्धांत से लिया गया है, ये आपसे पूछा है। तो पहला है समरूपता का सिद्धांत, दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा है अंतःक्रिया का सिद्धांत, चौथा है निरंतरता का सिद्धांत। सिंपल है, आप कहेंगे ये है आपका निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य से सही है? बताइए। पहला ऑप्शन है कि बच्चों के व्यवहार की अनुभवों की वजह से छोटे वृद्धि के संबंधित परिवर्तनों के रूप में व्याख्या की जा सकती है। दूसरा है बच्चों का व्यवहार पूरी तरह से जीवन के आरंभिक अनुभवों के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। तीसरा है बच्चे उत्कृष्ट असभ्य प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं और समाज द्वारा दुराचारी बना दिए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे क्रियाशील प्राणी होते हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में काम और अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। एब्सोल्युटली राइट, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जो बच्चे होते हैं वो क्रियाशील होते हैं, एक्टिव होते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अंतःक्रिया करते हैं, यानी कि वो अपने अपने समाज में रहते हैं। क्योंकि हर बच्चे का जो समाज है वो अलग अलग हो सकता है, तो समाज और संस्कृति में अंतःक्रिया करके वो चीज़ों को सीखते हैं और नॉलेज को गेन करते हैं।
दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपसे पूछा हुआ है कि खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। यह स्थिति दर्शाती है कि डैश सामाजिकरण का एक प्रमुख संस्थान है। बताइए, परिवार, मीडिया, सहपाठी या धर्म। अब देखिए, अगर आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा होता कि सामाजिकरण का यानी कि सोशलाइजेशन का प्रमुख मुख्य संस्थान कौन सा है, प्राथमिक संस्थान कौन सा है, तो आप कहते वो परिवार है। लेकिन क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा है कि खेलते समय बच्चों का एक समूह आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्य का अभिनय कर रहा है, तो ये आपका मीडिया से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान कीजिए। अगर आप ये मिलान सही कर गए तो पियाजे की थ्योरी मतलब आपकी सक्सेसफुल हो गई, आपको याद हो गई। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वन बाय वन इसको बताती हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से मैच करते हुए चलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने विकास के 4 अवस्थाएं बताई थी, 4 स्टेजेस बताई थी। वही 4 स्टेजेस यहाँ पर ये दी हुई हैं। अब इन स्टेजेस का नाम सबसे पहले आपको याद रखना है। नाम याद करने की ट्रिक मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। वो ट्रिक है आपकी SPCF। ठीक है, ये ट्रिक है। अब इनका फुल फॉर्म क्या है? S होता है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, ये वाली। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। C होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और F होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। अब हम चलते हैं, ये जो अवस्थाएं हैं ना, इन अवस्थाओं में कौन कौन से गुण किस अवस्था में बच्चे के अंदर आते हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करी है, तो इसका मिलान हो जाएगा ये सेकंड वाले से कि इस अवस्था में बच्चे परिकल्पनात्मक तर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और अमूर्त रूप से सोचना इसी अवस्था से बच्चों में स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ बच्चों के सामने में नहीं है, उसके बारे में वो कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था में ही बच्चों के अंदर आती है। किसी भी चीज़ के लिए वो तर्क लगा सकते हैं। ठीक है, कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे का क्या रीज़न होगा। तो इस तरीके से हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो यहाँ पर बच्चा लगाता है वो औपचारिक संक्रियात्मक में ही लगाता है। तो याद रखेंगे, फर्स्ट वाले का जो मिलान है वो सेकंड वाले से हो गया। अब फर्स्ट वाले का मिलान सेकंड वाले से, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में तो दिया नहीं है, थर्ड वाले पे भी नहीं दिया है, सेकंड और फोर्थ पे दिया है, तो आंसर अब या तो सेकंड वाला होगा या तो फोर्थ वाला होगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। चलिए दूसरा वाला हम देखेंगे। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ना आपकी, इसमें क्या होता है, बच्चों में प्रतीकों की सोच स्टार्ट हो जाती है, लेकिन संरक्षण का गुण उनके अंदर यहाँ पर नहीं आता है, तो इसीलिए इसका मिलान फोर्थ वाले से हो जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट का सेकंड और बी वाले का फोर्थ सिर्फ सेकंड ऑप्शन में दिया है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, ये वाला आंसर सही हो जाएगा इसका, जो ये सेकंड पे लिखा हुआ है। सी में क्या है? मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में क्या होता है? तर्कपूर्ण चिंतन और संरक्षण योग्यता बच्चों के अंदर आ जाती है। और संवेदी संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इसमें वस्तुओं की स्थिरता की समझ जो है बच्चों के अंदर स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण, वस्तु स्थायित्व जिसको हम कहते हैं कि वस्तु जो है स्थायी रूप से एग्जिस्ट करती है दुनिया में, ये वाला गुण आ जाता है संवेदी संक्रियात्मक की अवस्था में। तो इस तरीके से इन चारों का मिलान था, आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया है, आप मैसेज करके नोट्स ले लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है ना आपको टेलीग्राम पर शेयर करी जाती हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि कल से जो क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी उनके नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सकें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे कल इसी टाइम पर अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।